मुझे लगता है कि दलितों की स्थिति आज ऐसी है कि वो अपनी ताकत को कम जानते हैं और अपनी विभिन्नता, अपनी कमज़ोरी, अपनी मजबूरी ज़्यादा जानते हैं। आप पर आरोप लग जाए कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और अपने ही लोगों की आलोचना कर रहे हैं। नहीं देखिए, मेरा काम तो है, मैं तो गाली खाने वाला व्यक्तियों में से हूँ, क्योंकि जो भी व्यक्ति समाज का भला चाहता है उसको समाज की कमियों पर तो उंगली उठानी पड़ेगी। आपको ये समझना है कि जब तक समाज के पास सिस्टम नहीं है अपने आप को सस्टेन करने का, तो आप कोई भी मूवमेंट चलाएंगे वो अधूरा रहेगा, वो कमज़ोर रहेगा। विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। ये फुले साहब की वो लाइन है जो पूरे इस देश में सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाता है। मेरे साथ डॉक्टर अशोक भारती हैं, जो सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आपका इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। आपका सोशल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन आर्थिक जो भागीदारी है आपकी, उसमें आप कहाँ हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां राजनीतिक भागीदारी तो है, सामाजिक भागीदारी की भी बात मान लेते हैं, लेकिन आर्थिक भागीदारी कहाँ है। सर, ये जो दिल्ली में आपने जो गोल में सम्मेलन किया, इसमें जो आपने डेटा रखा है, मैं बताता हूं उसको। 1.25 लाख प्रोफेसर, मतलब SC ST के असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर सब मिला के हैं। 60 लाख स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन में। ये स्कूल के नहीं है, स्कूल के टीचर, मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। और बैंक बीमा कंपनी में 85,000 क्लास 1 ऑफिसर और 6 लाख पंचायत प्रतिनिधि। हाँ जी। मतलब मिला जुला के मान ले कि अभी भी 18 लाख के आसपास SC ST के कर्मचारी हैं। बिल्कुल है। तो फिर ये लड़ाई कमजोर क्यों पड़ रही है? देखिए, क्या होता है कि कई बार आपको पता होगा कि एक 5 अंधों की और एक हाथी की कहानी है। तो क्या होता है कि जिस अंधे के हाथ में उनका पाँव आ जाता है हाथी का, तो सोचते खंबा है। जिसके हाथ में पूँछ आ जाती है वो समझते रस्सी है। जिसके हाथ में कान आ गया वो सोचते पंखा है। जिसके हाथ में सूंड आ गई वो कहता झूला है। लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये हाथी है। और मुझे लगता है कि दलितों की स्थिति आज ऐसी है कि वो अपनी ताकत को कम जानते हैं और अपनी विभिन्नता, अपनी कमज़ोरी, अपनी मजबूरी ज़्यादा जानते हैं। और मुझे लगता है कि दलित समाज को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा जो पिछले 150 सालों से ज़्यादा का जो संघर्ष है आज आधुनिक भारत में, उसके ज़रिए हमने बहुत सारे रास्ते तय किए हैं। ये बात ठीक है, अभी बहुत सारे रास्ते तय करना है। अब सवाल ये आया है कि जो लोग हमारे सत्ता प्रतिष्ठानों में हैं, जो प्रोफेसर हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनसे हमें ये पूछना है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर आप 1.25 लाख टीचर और प्रोफेसर हैं, तो आप कृपया करके हमको ये बताइए कि हमारा वहाँ जो प्रतिनिधित्व है वो हमारी आबादी से कम क्यों है। हमें यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कोर्स में, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स का हो, कहीं भी शेड्यूल कास्ट का प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन जो रिजर्वेशन है वो पूरा नहीं है। हमने पूरा अध्ययन किया, उसका पूरे आंकड़ों का अध्ययन किया है। हम पूछना चाहते हैं ये 1.25 लाख प्रोफेसर क्या कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन जो है वो पावर सेंटर्स में है। जातिवाद जो है, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। और वहाँ रिप्रेजेंटेशन होने के बाद क्या एक डर है, चुप्पी है, लोग सामने नहीं आना चाहते हैं, जबकि अनुमान है कि ये सब लोग संवैधानिक अधिकारों की वजह से वहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि हमारे समाज के लोगों को ये समझना है कि जब वो किसी ओहदे पे पहुँचते हैं वो अपनी बूते पे नहीं पहुँचते हैं। उनको ये गलतफहमी रहती है कि वो अपने ज्ञान के आधार पे पहुँचे, अपनी जानकारी के आधार पर पहुँचे। वो एक जो है वो भी है। वो ये उनको ये समझना है कि वो एक व्यवस्था के तहत स्थिति में पहुँचते हैं और वो व्यवस्था उनको इस बात के लिए बार बार उनको याद रखना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी केवल उनके बनने से ख़त्म नहीं होती, बल्कि उनके पीछे पूरी फौज कैसे उस स्थानों पर आए ये भी उनकी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि इस मामले में हमारी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो कम अकाउंटेबल हैं। समाज के प्रति अकाउंटेबिलिटी बहुत पुअर है। बाकी अगर आप शोषित वंचित समाज, SC ST OBC की बात करें, किसान जातियों की बात करें, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि शेड्यूल कास्ट के जो अधिकारी हैं, कर्मचारियों में यूनिटी तो ज़्यादा है।
अगर इनसे एससी एसटी ओबीसी में ही या किसान जातियों में बात करें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग तो उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमको ये समझना है कि शेड्यूल कास्ट में जो लोग तरक्की कर रहे हैं वो इंडिविजुअल एफर्ट है, वो जातिगत एफर्ट नहीं है। और बाकी जगह जो एफर्ट हो रहे हैं वो जातिगत एफर्ट हो रहे हैं, कम्युनिटी के कौम के तौर पर हो रहे हैं। और इसमें ये बात सही है कि हमारे समाज में, दलित समाज में बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और पूरे सामाजिक आर्थिक आंदोलन जो हमारे देश में चला, राजनीतिक सबसे आंदोलन ज्यादा पेबैक सोसाइटी तो कर रहा है सर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। मैं सोचता हूँ कि ये जो पे बैक हो रहा है कि इसके परिणाम कहाँ हैं। अगर पे बैक है, परिणाम कहाँ हैं? परिणाम जो आंकड़े हैं वो तो नहीं दिखाते कि वो पे बैक कर रहा है। क्या करने की जरूरत है? आप पर आरोप लग जाए कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और अपने ही लोगों की आलोचना कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मेरा काम तो है, मैं तो गाली खाने वाला व्यक्तियों में से हूँ, क्योंकि जो भी व्यक्ति समाज का भला चाहता है उसको समाज की कमियों पर तो उंगली उठानी पड़ेगी। मैं केवल इस वजह से अपने समाज की कमियों पे उंगली ना उठाऊं कि मुझे लोग गाली देंगे, तो मुझे लगता है ये समाज के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के साथ अन्याय है। मेरा मानना यह है कि हमको ये समझना है, दलित समाज को ये समझना है, जो राउंड टेबल, जो दलित गोलमेज सम्मेलन में जो तय हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दलितों का कोई थिंक टैंक है? क्या दलितों के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है? क्यों उनकी पार्टियां बार बार बनती और ख़त्म हो जाती हैं? क्यों उनके सामाजिक संगठन बनते और ख़त्म हो जाते हैं? व्यक्ति के साथ बनते हैं, व्यक्ति के साथ ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मीडिया नहीं है, मैं उस पर कह रहा हूँ, तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं समझता हूँ कि दलित राउंड टेबल जो एफर्ट कर रही है, दलित गोलमेज जो सम्मेलन जो एफर्ट कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि अभी तक हमारे जो प्रयास रहे हैं वो इंडिविजुअल प्रयास रहे हैं, व्यक्ति के प्रयास रहे हैं, फैमिली के प्रयास रहे हैं, कुछ एक लोगों के प्रयास रहे हैं। आप बहुजन कंसेप्ट को क्यों नहीं मानते अशोक भारती जी? आप पर बड़ा आरोप लगता है, आप एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों को आप गोलमेज भी कर रहे हैं, तो दलित गोलमेज सम्मेलन में तो सबकी भागीदारी थी, वहां बाबा साहब ने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में रखा, वहां तो सवर्ण भी थे। हाँ, बिल्कुल था। तो लेकिन क्या वो गोलमेज सम्मेलन दलितों ने नहीं बुलाया था, वो गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बुलाया था। ये गोलमेज सम्मेलन दलितों ने बुलाया है और दलितों के विकास के लिए बुलाया है। और इसका मतलब ये नहीं कि ये गोलमेज सम्मेलन दलितों पे खत्म हो जाएगा। अभी संख्यक गोलमेज सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, करेंगे, वक्त आएगा वो भी करेंगे, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी हमने दलितों का कहा है, मेरे को बहुत सारे, हमारे आपको पता है नैकडोर में बहुत सारे ओबीसी भी हैं, बहुत सारे आदिवासी भी हैं, हमने उनको रोका। आप राजनीतिक रूप से सोचिए, क्या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटी बगैर ओबीसी की सरकार बना सकता है क्या? इवन सवर्ण समाज ओबीसी को छोड़ के या किसान जातियों को छोड़ के आप कैसे सरकार बना लेंगे साहब? देखिए शंभू जी, मैं तो सरकार बनाने की लड़ाई में नहीं हूँ। उसके लिए बहन मायावती हैं, उसके लिए चिराग पासवान हैं, उसके लिए जो है रामदास अठावले हैं, उसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद हैं। मैं तो समाज को ताकतवर करने की लड़ाई में हूँ। मैं समाज की ताकत बनाने तरीका, बिना सोशल पॉलिटिकल इशू के आप इकोनॉमिकल इशू ठीक कर लेंगे? आपको ये समझना है कि जब तक समाज के पास सिस्टम नहीं है अपने आप को सस्टेन करने का, तो आप कोई भी मूवमेंट चलाएंगे वो अधूरा रहेगा, वो कमज़ोर रहेगा। और हमारा काम ये है, हम उन सिस्टम्स को, उन प्रणाली को, उन मैकेनिज्म को बनाना चाहते हैं जिससे दलित आंदोलन स्थायी हो, दलितों की राजनीतिक जीत स्थायी हो, दलितों की आर्थिक जीत स्थायी हो और दलितों की जो प्रगति है वो भी स्थायी हो। क्या रोड मैप है आपके पास? मैं समझता हूँ कि हमारा पहला काम ये है कि जो टुकड़े टुकड़ों में बचा हमारा, जो बटा हुआ जो हमारा दलित का इंटेलेक्चुअल्स है, दलित के कार्यकर्ता हैं, दलितों के नेता हैं, दलितों के अधिकारी हैं, हमारा पहला काम दलित राउंड टेबल के जरिए ये रहा कि हम इन चारों सेक्शंस को एक मंच पर लेकर आए। और मैं समझता हूँ कि जब ये चारों तबके एक साथ मिलकर बैठ रहे हैं तो दलितों के विकास का एक पुख्ता ढांचा बनेगा। और राजनीति तो सत्ता की लड़ाई है, हम सत्ता की लड़ाई में नहीं, समाज को ताकत बनाने की लड़ाई में है। शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन डिजिटल मीडिया में 10% से ज़्यादा हुआ है, वो एक ताकत दिख रही है आपको? मैं मानता हूं कि डिजिटल मीडिया में हमने काफ़ी प्रगति की है और ये बहुत ही जो है उत्साहवर्धक है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जो अभी दलित मीडिया के प्रयास हैं वो भी इंडिविजुअल प्रयास हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रयास नहीं है। और हमें ये समझना है कि जब तक हम इंडिविजुअल प्रयास को इंस्टीट्यूशनल प्रयास में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं बना सकते, हम एचटी मीडिया नहीं बना सकते, हम एनडीटीवी नहीं बना सकते, हम न्यूज़ 18 नहीं बना सकते। हमें समझना है और इसके लिए हमें आपसी मनमुटाव से बचना है और खूब जम के प्रयास करना और एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करनी है, लेकिन बिना जलन और कलुष मन में लिए हुए।
ये जो इस तरह से देखिए शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट, एक मिडिल क्लास पैदा हुआ है नौकरियों से, क्योंकि जिस समाज को पढ़ने नहीं दिया गया, जमीनें नहीं दी गई, रिसोर्सेज नहीं दिए गए, उस समाज ने अपने आप को खड़ा किया है। अब वो खत्म हो रहा है। जो गवर्नमेंट मेरा काउंटर सवाल है, क्यों खत्म हो रहा है? मेरी समझ ऐसी है कि डॉक्टर अंबेडकर से हमने सीखा नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जब काम करते थे, जब कोई चीज़ करते, वो इंस्ट्रूमेंटलिटी बनाते थे। जैसे मैं बताऊं, अगर राजनीति करनी थी तो उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से लेकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आरपीआई तक क्रिएट की। जब वो धर्म पे काम करना चाहते तो बुद्धिस्ट महासभा बनाई, यूथ में काम करना चाहते समता सैनिक दल बनाया। उन्होंने हर चीज़ के लिए सिस्टम बनाई, व्यवस्था बनाई। हमारे यहाँ कौन व्यवस्था इंस्टीट्यूशन पर जोर था उनका। बिल्कुल, वो डॉक्टर अंबेडकर वॉज इंस्टीट्यूशनल बिल्डर। वो बात अलग है कि वो इंस्टीट्यूशन, अगर आप देखेंगे वो इंस्टीट्यूशन आज भी जिंदे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाए। हम लोगों ने बढ़ाया नहीं उसको। हाँ, ये जो, तो हमें ये समझ, हमारा फेलियर, ये हमारा फेलियर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हम इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, तो अगर मान लीजिए नेशनल दस्तक है, शंभू उसको चलाते हैं, शंभू ने उनकी स्थापना की। अगर शंभू इसका एक इंस्ट्रूमेंटलिटी नहीं बनाएंगे, इसका सिस्टम नहीं बनाएंगे, तो शंभू के साथ ये भी खत्म हो जाएगा। नए लोग नहीं आ पाएंगे अगर तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे अब सिस्टम क्या है, हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद है, आज मोदी जी हैं, कल मोदी जी नहीं रहेंगे। इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी नहीं रही। कांग्रेस है, बीजेपी प्रधानमंत्री तो है नहीं, प्रधानमंत्री का पद रहेगा, उस पर आज कांग्रेस है, कल भाजपा है, कल को कोई तीसरा कोई चौथा आ जाएगा। इसको कहते हैं सिस्टम। ब्रिटिश ने भारत में स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया देश को चलाने का। दलितों के पास अपने समाज की तरक्की के लिए क्या स्ट्रक्चर है, मैं ये पूछना चाहता हूं। या किस पार्टी ने, किस संस्था ने वो स्ट्रक्चर बनाया, मैं ये पूछना चाहता हूं। नागडोर गोलमेज दलित सम्मेलन के जरिए वो स्ट्रक्चर बना, वो स्टील फ्रेम बनाना चाहता है दलित समाज के विकास का, कि आंधी आए, तूफान आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, सरकार आए जाए, लेकिन हमारे विकास का ढांचा खड़ा रहना चाहिए। कैसे कैसे रहे, क्या रहेगा, क्या करेंगे आप? मुझे लगता है कि हम लोग उसका जो, क्योंकि कोई भी चीज़ जो चलती है वो 4-5 चीज़ों से चलती है। आपको मैन पावर चाहिए। क्या हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो मिनिमम, जो फुल टाइमर के तौर पर थोड़ा सा पैसा लेकर, अपने परिवार को चलाने लायक पैसा लेकर समाज के लिए 100% प्रतिबद्ध हो सकते हैं, 24/7 काम कर सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे लोगों को जो फुल टाइमर, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई साधन दे सकते हैं? क्या हमारे पास कुछ ऐसे रिसर्चर्स हैं, हमारे पास ऐसे स्कॉलर्स हैं, हमारे पास ऐसे थिंकर्स हैं? क्या है हमारे पास? अगर 1 रुपए का भी चंदा बहुजन समाज दे ना, तो एक आदमी मुझे अभी एक प्रोजेक्ट बताए हैं, अगर 1 रुपए का भी चंदा दे तो इस देश में बहुजनों का आंदोलन कभी रुक नहीं सकता है। 1 रुपए के हिसाब से भी लगभग 100 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा। ये तो मैं पिछले 20 साल से कह रहा हूँ, लेकिन 1 रुपया रिकवर करने की कॉस्ट जो है वो 5 रुपया है। ये हमें समझना है, और हमें ये देखना है कि ऑप्टिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम एक्सपेंसेस और ऑप्टिमम जो हमारे खर्चे कैसे होंगे, हमारे पास वो व्यवस्था कैसे बनेगी। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बताया ना कि 85,000 क्लास 1 ऑफिसर बैंकों में हैं, कुल करीब करीब 2 लाख एम्प्लॉयज़ जो है बैंकों में काम करते हैं। दलित दूसरों के बैंकों में ही नौकरी करेंगे, उनका खुद का बैंक कब बनाएंगे? 25% आबादी है आपकी, 250 करोड़, आप जो है 25 करोड़ लोग हैं, और ये सारे के सारे 25 करोड़ लोग बैंकों में खाता खुलवाते हैं। क्या मुझे लगता है एक जो मैं सिर्फ शेड्यूल कास्ट में नहीं कहूँगा, SC ST OBC किसान जातियों में जो एजुकेशनली बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस है, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, एक डर है, झिझक है, ये सबसे बड़ी वजह है। मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की लड़ाई में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, उनके पास खाली समय नहीं है चीज़ों को सोचने का है। मैं अपने समाज के लोगों को कह रहा हूँ, हमें ये समझना है कि अगर कोई भी हमें लालच देता है, हमें कोई भी कुछ कहता है, शाम का वक्त आपको अपने परिवार और बच्चों के लिए सुरक्षित रखना है। क्योंकि अगर आप शाम के वक्त, आपका दिमाग, क्योंकि शाम के वक्त जब आप थक हाकर आते हैं, वही आपके पास समय है अपने परिवार की चिंताओं के बारे में सोचना, अपने समाज के बारे में सोचने का। अगर उस वक्त अगर आप किसी और काम में, धंधे में लग जाएंगे, तो आप अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ, कौन सा सेक्शन ऐसा है हमारे समाज में जो अभी तरक्की नहीं कर पा रहा है, कौन सा सेक्शन ऐसा है जो तरक्की कर पाया है। एक बड़ा मसला है सर, शराब हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं। बड़ा एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, चूंकि आप इकोनॉमिक्स को भी समझते हैं। बिना पूंजी बैंकों में पहुँच नहीं है, शिक्षा नहीं है, बिजनेस में सस्टेन कर पाता है, नहीं कर पाता है, या अगर हम कोशिश करें तो 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन के बाद हम करने लगेंगे?
कि मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे सामने है वो ये है, सरकार और हमारी सोच में थोड़ा फ़र्क है। सरकार सोचती है कि हमने एक कोई स्कीम के ज़रिए उनको बिज़नेस के लिए पैसा दे दिया और वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। मेरा मानना ये है कि जिन परिवारों ने 7 पुश्तों तक कोई बिज़नेस नहीं किया, उनको लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए। न केवल फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उनको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट चाहिए, उनको मोटिवेशन चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें हमारे समाज में सरकार बनाएगी नहीं, ये समाज को बनाना पड़ेगा। आज जो वैश्य समुदाय है वो क्यों बिजनेस में सफल है? क्योंकि पूरा वैश्य समुदाय का एक बड़ा नेटवर्क है। उस नेटवर्क के जरिए जो भी व्यक्ति बिजनेस में आता है उसको हेल्प करते हैं। ब्राह्मण जो हर यूनिवर्सिटी में बैठा है, ब्राह्मण जो हर जुडिशरी में बैठा है, उनका अपना सामाजिक नेटवर्क है। उस सामाजिक नेटवर्क के जरिए एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को सपोर्ट करता है। ठीक, ऐसे ही तो पुलिस में, आर्मी में ठाकुरों का क्यों बहुमत है? क्योंकि वो एक दूसरे को हेल्प करते, सपोर्ट करते हैं। तो हमको ये देखना है कि हमको वो व्यवस्था बनानी है कि हमारे समाज के अगर लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं तो सामाजिक सिस्टम क्या हो कि हमारा व्यक्ति कमज़ोर ना पड़े और दूसरों के मुकाबले में बेहतर बने। एक आखिरी सवाल कि क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं हम लोग, और जिस तरह से लगातार आपको लगता नहीं कि निगेटिव बहुत है, बहुत एक ऐसा समाज जिसके साथ सम्मान के लिए लड़ना पड़ा, पेट के लिए लड़ना पड़ा, संसाधन के लिए लड़ना पड़ा, यहाँ तक कि जातिवाद का इतना ज़्यादा कहर टूटा कि उनको पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा। क्या उस समाज की पिछले 75 सालों में जो सफलता है वो आपको संतोष नहीं देता है, उम्मीदें नहीं जगाता है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये जो इतने सारे आंकड़े दिए, मैंने दिखाया कि आप क्यों नाराज़ हैं, आप क्यों परेशान हैं अपने आप से, आप दुखी क्यों हैं। आप देखिए, आपके पास इतनी विशाल ताकत है, आप उस ताकत का इस्तेमाल अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कर सकते? अब आपके पास ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर कोई दूसरा डिसाइड करेगा तो वो आपके हक में नहीं करेगा। अपने आप को ऐसे इंस्ट्रूमेंटलिटी बनानी, जैसे मैं बताऊं 85,000 हमारे क्लास 1 एम्प्लॉय, ये आज नहीं तो कल रिटायर होंगे। क्या हर गांव, हर जिले में 2, 4, 5 अफसर तो होंगे बैंकों में, तो वो हमारे जिले के जिला बैंक क्यों नहीं बना सकते? तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, मैं मानता हूं कि प्रोफेसर गांव में जाके नहीं पढ़ा सकता, लेकिन प्रोफेसर उन बच्चों को तो उत्साहित कर सकते हैं जिनको वो पढ़ाते हैं। वो बच्चे तो कम से कम अपने स्कूल, अपने दायरे के क्षेत्र में सप्लीमेंट्री क्लासेस, सबको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दुगना करनी पड़ेगी। मुझे लगता है सबको ये मानना पड़ेगा कि उनकी जब तक उनका कोई भी व्यक्ति कमज़ोर है, गरीब है, विपिन्न है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे कमज़ोर है, तब तक उनको सोने का अधिकार, चैन से सोने का अधिकार नहीं है। तो सोचिए, देखिए, हम लोग की पूरी बातचीत इसलिए है कि जिस देश में जाति के आधार पर शोषण हुआ है, बाबा साहब ने जाति खत्म कर कम्युनिटी में बदला है। हम लोग की कोशिश है कि उस कम्युनिटी के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाए, और पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए, आज हम लोग शेड्यूल कास्ट गोलमेज सम्मेलन के मुद्दे पर बात कर रहे थे। एक ऐसा समाज जिनके हिस्से में कुछ नहीं मिला, लेकिन बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों की वजह से आज वो सिस्टम में है, और वो समाज, अपना राजनीतिक दल हो, राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक आंदोलन हो, सामाजिक संगठन हो, यहाँ तक कि तमाम चीज़ें वो अपने चंदे से पेट काट कर चलाते हैं। भारत में अगर पे बैक टू सोसाइटी अगर सबसे ज़्यादा कोई समाज कर रहा है तो वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, और इसका नतीजा भी उनको मिल रहा है कि उनके बच्चे, उनके लोग तमाम सिस्टम में आगे कर रहे हैं। तमाम संघर्षों के बाद आज भी जब उनके साथ जातिवाद, मनुवाद उनके पीछे पड़ा है, वो तमाम बैरियर्स को तोड़कर अपने लिए नई लकीरें खींच रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये देश तभी मजबूत बनेगा, ये मुल्क तभी मजबूत बनेगा जब सबको बराबर का अधिकार और बराबर का मौका मिलेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।